प्रिय छात्रों नमस्कार। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बीए के स्टूडेंट है जो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड सेमेस्टर में आपका हिंदी के जो सिलेबस में आपकी दूसरी जो ये कविताएं आपको दी गई हैं, मैथिली शरण गुप्त की कविताएं, जिस प्रकार आपका जय जयद्रथ और भारत भारती संदेश यहाँ मैं नहीं सौर का लाया, तो इनकी 3 कविताएं आपके सिलेबस में है अब की बार। तो इन कविताओं के बारे में व्याख्या भी पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करेंगे। और उससे पहले इस वीडियो लेक्चर में हम इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जीवन परिचय बहुत ही अहम है यहाँ, क्योंकि आपका 10 नंबर का एग्जाम के अंदर पार्ट बनता है। और किसी भी कवि की कविताओं को जानने से पहले हमें उनके जीवन परिचय से रूबरू होना चाहिए, ताकि उनके जीवन के बारे में हमें पता चले कि उनका किस प्रकार का जीवन रहा, कितना उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। इन तमाम जानकारियों के बावजूद ही हम उनकी कविताओं की ओर बढ़ते हैं। तो आइएगा, ज़्यादा देर न करते हुए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप बिल्कुल शांत स्वभाव से, बिल्कुल एकाग्रता के साथ इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे तरीके से आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे जीवन परिचय को। तो शुरुआत करते हैं हम मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में। तो यहाँ हमें पता है कि जो इनका जन्म है वो कब होता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि एवं राष्ट्र कवि श्री मैथिलीगण गुप्त द्विवेदी युग के कवि थे, यानी कि ये एक राष्ट्रीयवादी कवि रहे हैं, जिन्होंने अपने काव्य में देश के प्रति यानी कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य लिखा है। भारत माता और इस देश की जो जनता है और इस देश के जो नौजवान हैं और अन्य सभी जो लोग हैं वो किस प्रकार अपने देश की रक्षा करते हैं, देश को आज़ाद करवाते हैं, और इन सभी घटनाओं से रिलेट जो संबंधित इन्होंने अपना काव्य लिखा है। यानी कि पूर्ण रूप से देशभक्ति भावना से ये इनके काव्य में आपको देखने को मिलेगी। तो हमें नाम से ही पता है कि ये द्विवेदी युग के हैं। जब आप हिंदी साहित्य किया हो तो आपने पढ़ा हो द्विवेदी युग, अलग अलग युग के बारे में। तो यहाँ ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। उनमें कालानुसरण करने की अद्भुत शक्ति थी, यानी कि टाइम के अनुसार जो काव्य लिखना वो इनके अंदर बहुत ही अद्भुत था। इनका जन्म महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा डेट आप ये क्या है। 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में वैश्य परिवार में हुआ था। और इनके पिता सेठ रामचरण परम वैष्णव भक्त कवि थे और गुप्त जी के बाह्य हृदय पर पिता की उस सहृदयता, ईश्वर भक्ति एवं काव्य प्रेम की अमिट छाप पड़ी है। यही कारण था कि काव्य रचना के प्रति इनका झुकाव बाल्यावस्था से ही था, यानी कि बचपन से ही ये क्या करने लगे थे, यानी कि ईश्वर की भक्ति करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे इनका काव्य रचने में, काव्य कविताएं लिखने लगे थे। बाल्यावस्था में जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो इन्होंने क्या काव्य लिखना शुरू कर दिया था। और विद्यालय में प्रवेश लेने पर इन्होंने महाकवि तुलसीदास, सूरदास जी, बिहारी घनानंद, मतीराम, देव पद्माकर आदि प्राचीन कवियों का गहन अध्ययन किया। ये हमारे प्रसिद्ध कवि हैं, कवि तुलसीदास जी हैं। आपने भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था इनकी रचनाएं। सूरदास जी, प्यारी ज्ञानानंद जी, ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इनसे मतलब पुराने जो कवि हुए हैं, तो इनको इन्होंने बहुत पढ़ा, इनसे काफ़ी प्रभावित हुए। और जिसके कारण ये क्या है, खुद ही एक कवि बनकर आए। आप भी कवि बन सकते हैं अगर आपके अंदर प्रतिभा है। तो अगर आप हिंदी पढ़ने के अंदर रुचि लेते हैं, या आप हिंदी में एमए करना चाहते हैं, आप हिंदी में पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप एक दिन आपकी कविताएं पढ़ने को मिले आने वाले बच्चों को भविष्य में। क्या पता आप में से कोई कवि बन जाए। और कवि बनना कोई ये तो है नहीं भी कोई आईपीएस यूपीएस आईपीएस बनना है, उसके लिए कोई पेपर क्लियर करना होगा। ये तो एक कला है, जिसके अंदर ये कला कैसे आती है, ये कला बार बार अभ्यास के द्वारा आती है। आप पहले कविता लिखोगे, सबसे पहले अगर कविता आप लिखने लग गए, मान लें कोई कवि बनना चाहता है, तो सबसे पहले हो सकता है कि उसके अंदर कुछ गलतियां हों, आपको हिंदी व्याकरण का ज्ञान ना हो। और उसके बाद धीरे धीरे जब आप कोई कविता लिखते हैं और किसी अपने क्लास के स्टूडेंट को दिखाते हैं या अपने टीचर को दिखाते हैं, और या फिर आप स्टेज पर उस कविता को बोलते हैं,
तो जो सुनने वाले श्रोता है वो आपके किस प्रकार का आपको रिव्यू देते हैं भी, किस प्रकार आपका कविताएं हैं, कमियां क्या है आपकी कविता के अंदर, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो कवि बनने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा अगर आप कवि बनना चाहते हैं। और आज के आधुनिक टाइम में भी नए नए कवियों की कविताएं छापी जाती हैं, लेकिन हालांकि आपके सिलेबस में जिस प्रकार आप पढ़ते हैं कि प्राचीन समय से, काफ़ी लंबे समय से ही हम इन्हीं कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं, आधुनिक कवियों के बारे में आपको नहीं पढ़ने को मिलता। लेकिन पीएचडी जब करते हैं तो उसके अंदर आप हिंदी में पीएचडी करते हैं तो उसके अंदर आपको नए नए कवियों के कविताएं पढ़ने को देखने को मिलती हैं। और एक आपकी प्रतिलिपि ऐप है जिस पर आप जा कर के क्या है अपनी कविताएं लिख सकते हैं, आप एक कवि बन सकते हैं। तो ये बात थी आपके कवि बनने की। और आगे हम चलिएगा जीवन परिचय को पढ़ते हैं। तो गुप्त जी के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ कोलकाता से प्रकाशित जातीय पत्र वेश्यापर्क में हुआ। बाद में राघवेंद्र, पाटलिपुत्र, मोहिनी और सरस्वती आदि पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं छपने लगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक कवि जो होता है शुरू शुरू में उसकी जो कविताएं सबसे पहले किसके अंदर आती है, समाचार पत्रों के अंदर वो छपने लगती है, तभी तो पता चलता है कि वो कोई कवि है। आज आप देख सकते हैं जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप देखते होंगे कि कई कवियों के जो लेख या कविताएं उसके अंदर छपी आती हैं। या आप जो आपको एतवार को जो अखबार आता है, आपको संडे को जो अखबार आता है, उस अखबार के अंदर आप नए नए जो कवि अब आधुनिक टाइम में जो काफ़ी उम्र के लोग हो चुके, काफ़ी अनुभवी लोग हैं, कोई सरकारी नौकरी जॉब पर है, कोई आईपीएस अधिकारी, वो भी आजकल क्या है कविताएं लिख रही है। तो उनकी कविताएं वो धीरे धीरे पत्रिका में, यानी कि जो आपकी समाचार है, अखबार है, उसके अंदर आ रही है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनकी जो कविताएं हैं वो आपको सिलेबस में देखने को मिले। तो इस प्रकार जो भी कवि पढ़ता है उनकी जो कविताएं क्या है वो समाचार पत्रों में छपने लग जाती है। धीरे धीरे लोग उनकी कविताओं को पढ़ते हैं और धीरे धीरे पता चलता है कि कौन कितनी अच्छी कविताएं लिख रहा है। अक्सर लोगों की रुचि होती है कविताएं पढ़ने में, हालांकि कई स्टूडेंट की रुचि नहीं होती, वह अपनी सोच पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली में काव्य रचना करने की प्रेरणा इनको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना होने के कारण हिंदी समाचार में इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। इन्हें मांगला प्रसाद, पारितोषिका एवं पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुए। आपको पता है कि पद्म भूषण ये सम्मान साहित्य के अंदर दिए जाते हैं जो अच्छे साहित्य रचनाएं करती हैं, तो इन्हें भी मिला। माँ भारती के यह साधक 12 दिसंबर 1964 को परालोकवास हो गए, यानी कि 12 दिसंबर 1964 को इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो इन्होंने अपने काव्य, इन्होंने कितनी रचनाएं, कविताएं, कहानियाँ वो कितनी लिखी इन्होंने, उनका क्या नाम है वो आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। मैथिली शरणगुप्त ने बहुत बड़ी मात्रा में काव्य सर्जना किया। देखिएगा कोई भी कवि बनता है वो एक दो कविता लिखने से, कहानी लिखने से कवि नहीं बनता, उसकी काफ़ी कविताएं लिखनी पड़ती हैं। हो सकता है कि जो आज कविता लिख रहे हैं उनके वो आज जीवित हैं तो उनकी इतनी कविताएं प्रसिद्ध ना हो, लेकिन उनके मरने के बाद काफ़ी सालों बाद क्या होता है उनकी कविताएं प्रसिद्ध हो जाए। इसी प्रकार बहुत सारे जो कवि हुए हैं, आप उनकी जो रचनाएं हैं जब वो जीवित थे तो उनकी इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो प्रसिद्ध हुई। और उनके मरने के बाद भी, तभी तो हम देखते हैं ना कई कवियों को मरने के बाद क्या है पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सम्मान दिए जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत बड़ी मात्रा में जब कोई एक बहुत ज़्यादा संख्या में जब एक लेखक कविताएं लिखता है, लेखक या कवि जो अपनी कविताएं रचनाएं करता है, तो उसके बाद ही वो प्रसिद्ध हो पाता है। तो इनके काव्य में यात्रा बहुत लंबी है। जयद्रथ वध इनकी जो आपके सिलेबस में पढ़ेंगे आप, साकेत, काबा, करबला, स्वदेश गीत, मंगल घट, झंकार, यशोधरा, जय भारत, द्वापर, पृथ्वीपुत्र, पंचवटी, गुरुकुल, भारत भारती आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। अब उनकी 40 मौलिक तथा 6 अनुदित रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अब इनकी काव्य की क्या विशेषताएं, जब आप इनके काव्य को पढ़ते हैं तो आप किन किन चीज़ों को देखते हैं कि मुहावरे किस प्रकार के हैं, भाषा किस प्रकार की है, कौन कौन से विषयों को लेकर इन्होंने कविताएं लिखी है, प्राकृतिक विषय है या सामाजिक विषय है, किन किन टॉपिक पर इन्होंने कविताएं लिखी है, उनके काव्य को पढ़ते हैं तो क्या आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ये सारी काव्य की क्या होती है, विशेषताएं होती है। जब आप एक कवि की कविताएं पढ़ते हैं तो इनकी कविताएं जब आप पढ़ते हैं तो उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय भावना है,
राष्ट्रीय भावना कहें या धार्मिकता से कहें या प्राकृतिक रिलेटेड विषय पर इन्होंने कविताएं लिखी है, कौन से विषय पर इन्होंने खासकर कविताएं लिखी है, वो सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो वो काव्य की विशेषताएं आ जाती है, यानी कि कौन कौन से विशेषता इनके काव्य को अंदर देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय भावना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक राष्ट्रवादी कवि हुए हैं देश की। जब ये हुए थे, इनका आपको देखते हैं 1800 इनका जन्म आपको पता है कि जो हुआ था 1886 के अंदर हुआ था। तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि भारत क्या है, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए लोगों के अंदर एक राष्ट्रवादी भावना इन्होंने भरी और राष्ट्रवादी काव्य इन्होंने लिखा, और ताकि लोग जागृत हो इनके काव्य को पढ़ करके और अपने देश के प्रति जागरूक हो, राष्ट्रीय भावनाएं उनके अंदर आए, ताकि वे देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करें, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ें। और कभी अगर उनका मनोबल टूटता हुआ दिखाई दे तो वो उन्हें क्या है, अपनी कविताओं अपने गीतों के माध्यम से क्या है उन्हें जागृत करते, उनके अंदर एक जोश भरते रहते हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं कि जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो राष्ट्रीय गीत बजता है, माँ तुझे सलाम, इस प्रकार के जो गीत है, वंदे वंदे मातरम, इस प्रकार के जो जब गीत सुनते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी सी आती है। वही क्या है, एक राष्ट्रीय भावना है। वो अपने देश के जब राष्ट्रीय गान बजता है, या फिर हम देखते हैं कि जिस प्रकार आपका ओलंपिक गेम होते हैं, आपके पीछे ओलंपिक गेम हुए थे, नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड मेडल जीता था तो उसके अंदर क्या है, जब भारत का ध्वज है, भारत का तिरंगा है, सबसे ऊंचा दिखाई देता है, भारत का राष्ट्रीय गान बजता है, तो उस लम्हे को जब हम देखते हैं तो हमारे शरीर में एक एनर्जी सी आती है। ये कहें कि हमारे शरीर में एक रोम कांटे से खड़े होते हैं, उनसे क्या है वही राष्ट्रीय भावना होती है अपने देश के प्रति, यानी कि हमें कितनी खुशी से हमारे आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। तो वो क्या है, एक राष्ट्रीय भावनाएं हैं। तो इसी प्रकार की जो भावनाएं हैं वो पैदा करने का इनमें अहम योगदान है। जब इनकी कविताओं को आप पढ़ते हैं तो यही भावना आपको महसूस होती है अपने अंदर, आप महसूस करते हैं, आप अपने देश के प्रति मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। और उसी प्रकार की सिचुएशन उस टाइम थी, क्योंकि भारत है वो अंग्रेजों का गुलाम था, और लोगों के अंदर इस प्रकार की दृढ़ राष्ट्रीय भावना भरने के लिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय काव्य यानी कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य लिखा, ताकि लोग जागरूक हों और देश को आज़ाद करा सकें। जिस प्रकार हम देखते हैं कि शहीद भगत सिंह जैसे जो नौजवान थे उनके अंदर राष्ट्रीय भावना भरी। वो एक खुद हम देखते हैं कि भगत सिंह जब उन्हें फांसी दी गई थी तो वो मरने से पहले एक किताब पढ़ रहे थे। क्योंकि किताब क्यों पढ़ते हैं, किताबों में उसके अंदर भी राष्ट्रीय यानी कि देश से रिलेटेड यानी कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत वो काव्य पढ़ रहे थे। उससे उनके अंदर एक जोश आ जाता है कि उन्हें इतना जोश आ जाता है कि उनके मृत्यु से भी डर नहीं लगता, क्योंकि राष्ट्रीयवादी भावना ऐसी होती है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि एक आर्मी का जवान है, सामने चाहे 100 सैनिक विरोधी खड़े हों, दूसरे देश के हमलावर आतंकवादी हों, लेकिन वो एक सैनिक है, वो क्या पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो पीछे नहीं हटेगा। तो उसके अंदर एक राष्ट्रीय भावना भरी होती है। इस प्रकार की भावना भरने का काम जो इन्होंने अपने काव्य में किया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर गुप्त जी गांधीवादी एवं राष्ट्रवादी थे। उनके हृदय में देश और जाति के प्रति अपरिमित सम्मान की भावना थी। अछूत अबालाओं पिछड़े वर्ग के लोगों के उद्धार के लिए उनमें सुदृढ़ संकल्प विद्यमान था। उनकी अनेक कृतियां से राष्ट्रीय भावना का यथोचित उजागर व्यक्त हुआ है। उन्होंने कभी भी और कहीं भी सामाजिक भावनाओं को अवहेलना नहीं की है, और देश प्रेम के विषय में उनकी अनेक कविताएं हैं। तो भारत भारती इनकी जो जिस प्रकार पहला देखा है, लेकिन यहाँ भारत भारती जो कविताएं आप पढ़ेंगे अब की बार आपके सिलेबस में, उसके अंदर ये मेनली है। तो उनके राष्ट्रीय प्रेम की प्रारंभिक भावनाएं सर्वप्रथम भारत भारती में उपलब्ध है, और वे पर बाद में उनका विकसित रूप सभी जगह देखने लगता है। सामान्यतः जनता के इनके काव्य के माध्यम से अपना अतीत इतना प्रिय लगता था कि उसके समक्ष पाश्चात्य संस्कृति बिल्कुल है लगती थी। पाश्चात्य संस्कृति यानी कि जो आपकी पश्चिम की जो संस्कृति है, यूरोप देशों से आई हुई हो। गुप्त जी के कविता में अभिव्यक्ति जातीय प्रेम की किसी अन्य वर्ग संप्रदाय जाति के प्रति विदेशपूर्ण नहीं है, उसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता संकीर्णता भी नहीं है, यानी कि वो जातिवादी या सांप्रदायिकता यानी कि धार्मिक जो झगड़े हैं वो इस प्रकार की संकीर्ण सोच नहीं है। एक राष्ट्रवादी भावना है इनके काव्य में। तो राष्ट्रवादी भावना ओतप्रोत होगी। उसके बाद में आपकी धार्मिक चेतना यानी कि जो धर्म के अंदर जो सुधार करने हैं, गुप्त जी के काव्य में ईश्वर के
के कोरे गुणों का गायन नहीं हुआ है, बल्कि उसके माध्यम से मानवतावादी से संबंधित आदर्श प्रतिष्ठिता बढ़ी है। उन्होंने माना है कि ईश्वर की प्राप्ति मानव प्रेम के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने दुख लोगों के आंसू पर ही ईश्वर प्राप्ति संभव लगने लगती थी। और गुप्त जी राम भक्त थे और वे राम के अतिरिक्त किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानते थे। फिर भी उन्होंने धार्मिक संकीर्णता कहीं प्रमाण नहीं दिया है। यद्यपि उन्होंने राम के विषय में लिखा है, राम नाम ललाम जिसका सर्वमंगल धाम है, प्रथम उसे सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। और उसके बाद में उन्होंने कबीर जी की एक कविता है, जय कबीर नानक दादू का बाप विया विश्राम वाई विश्राम, नव नव रूप पुराण उन लीला धाम राम का नाम। तो ये कहीं ना कहीं भगवान राम से तो प्रभावित थे, लेकिन यहाँ कभी भी धर्म कोई किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया, भाई हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है, अन्य धर्म सही नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने सभी धर्मों को समान माना है। और इन्होंने धार्मिक चेतना यानी कि जो धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है। धर्म के अंदर जो कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं, कुछ बुराइयाँ आ गई, उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया है। आगे हम देखते हैं कि सामाजिकता यानी कि समाज के लिए इन्होंने क्या क्या किया, समाज के लोगों को जागृत करने का इन्होंने काम किया है। तो वो देखते हैं कि गुप्त जी की कवि दृष्टि समाज के सभी अंगों पर गई। उन्होंने भारतेंदु युगीन खंडात्मक को नहीं अपनाया, पूत अपनी कविता के माध्यम से मंडनात्मक और सद्भावना को व्यक्त किया। उन्होंने समाज की सर्वांगीण उन्नति की अभिष्टि थी। उन्होंने यह कार्य अतीत के गौरव गान द्वारा पूरा किया। उनकी भारती में यह जहाँ वर्तमान दृश्य पर आंसू बहाए गए, वहाँ अतीत में प्रसन्नता भरी हुई है। साकेत और यशोधरा में उन्होंने नारी के उदात्त स्वरूप का उद्घाटन किया। अछूतोद्धार भारतीय किसान समाज के पिछड़े वर्ग पर अपनी करुणा दृष्टि डाली है। उनके जातीय प्रेम विषयों में प्रेम की इकाई है। इनकी समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, यानी कि समाज में सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी विशेष वर्ग को समाज में ऊंचा स्थान नहीं लेना चाहिए, समाज के सभी लोग सुखी रहें और सभी को समान अवसर मिले। और समाज के अंदर किसी प्रकार के जो किसान है और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके प्रति भी अपनी करुणा दृष्टि दिखाई है, उनके प्रति भी दया का व्याख्यान किया है। और समाज के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां थी उनका भी अपने काव्य में वर्णन किया है, किस प्रकार का समाज था उस टाइम, उस सभी चीज़ों का इनके काव्य में देखने को मिलता है। उसके बाद में प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति चित्रण के अंदर अपने काव्य में प्रकृति चित्रण का परंपरागत रूप नहीं अपनाया, बल्कि प्रकृति के यथार्थ वर्णन की ओर ध्यान दिया है। यानी कि ये नहीं कि परंपरागत जिस प्रकार के बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया हो, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार का है प्राकृतिक, वास्तव में जिस प्रकार की प्रकृति है, वातावरण है, उसी प्रकार का वर्णन अपने काव्य में किया। फिर प्रकृति के चतुर्य चित्रे हैं, उन्होंने प्रकृति को अनेक रूपों में अंकन किया है। पंचवटी में चांदनी रात का कितना सुंदर वर्णन है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ये पैरा ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये पैरा जब आप अलंकार पढ़ते हैं, अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये एग्जाम्पल के रूप में दिया जाता है। तो एक नंबर में या कभी आपको कोई एग्जाम में के अंदर पूछा जा सकता है कि ये जो पैरे हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, ये किस कवि का है। तो आपको याद रखना है कि ये मैथिलीशरण गुप्त जी का है। अगर आपको कोई पूछ ले, टीचर हिंदी का टीचर पूछ ले कि ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, और आपको अनुप्रास अलंकार का अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो आप ये दे सकते हैं। और कई बार सीधा ये एग्जाम्पल दे करके पूछ लिया जाता है कि कौन सा अलंकार है। आप 10वीं क्लास से ये एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, और आज आपको पता चल ही गया होगा कि ये एग्जाम्पल आप कई दिनों से पढ़ते आ रहे थे, आखिरकार किस कवि का है। तो ये मैथिलीशरण गुप्त जी का है। किस से रिलेटेड है कि प्रकृति चित्रण, यानी कि नेचर का जो चित्रण है वो उसका ग्रह कि इनकी चारों चंद्र की चंचल किरणें, इनकी जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो क्या है, विचलित है, यानी कि चंचल है, एक दूसरे जा रही है और खेल रही है जल थल में। यानी कि वो चंद्रमा की रात के समय जब किरणें आती हैं, रोशनी आती है चंद्रमा की, तो वो क्या है धरती पर पड़ती है और
और थल यानी कि धरती, जल यानी कि जल पर पड़ती है तो वो क्या नाचती हुई दिखाई देती है, यानी कि वो विचलित सी होती हुई दिखाई देती है, वो चमक दिखाई देती है। जिस प्रकार जल पर अगर चांद की किरणें पड़ेगी तो आपको क्या चमक सी महसूस होगी, उसी प्रकार जल पर पड़ेगी, थल पर पड़ेगी तो वो चमकती हुई सी दिखाई देंगी। तो उसी का ही वर्णन किया है। और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, यानी कि बिल्कुल स्वच्छ, यानी कि जो चांद से जो प्रकाश आ रहा है वो बिल्कुल साफ आ रहा है। और अवनी अंबर तल में, और अवनी आकाश, अंबर सारे फैले हुए, सारे आकाश में वो फैली हुई है। तो इस प्रकार उन्होंने प्रकृति का चित्रण भी किया है। नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकाते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर ललच भर कह भरे लहकते हैं। तो ये भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि बौद्धिकता। गुप्त जी के अपने काव्य के माध्यम से भारत के अतीत और संस्कृति उच्चता की प्रतिष्ठा करना प्रिय था। उन्होंने इस बात का एहसास था कि ऐसा किए बिना भारतीयों के हृदय में से हीनता की भावना को दूर नहीं हो पाएगी। यानी कि लोगों को मानसिक रूप से जागरूक किया कि उन्हें पता है कि जब तक भारत को अगर आज़ाद करवाना है तो लोगों की जो मानसिकता है ना उसको चेंज करना होगा। क्योंकि हम पता है कि उस टाइम जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ यहाँ हथियार लेकर के आए थे, भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे और भारतीयों को ये लगने लगा था कि अब वो कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे, वो उसी प्रकार गुलामी में ही रहेंगे, गरीब उनका जीवन होगा और इसी प्रकार अंग्रेज उन पर राज करते रहेंगे। लेकिन गुप्त जी ने अपने काव्य के माध्यम से लोगों की बौद्धिक जागरूकता लाई, लोगों के मानसिक को चेंज किया कि ऐसा नहीं है कि हम सदा से सदा ही अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे। हम क्या है अपने शक्ति के दम पर, हम अपने शक्ति के दम पर क्या है अपने शक्ति के दम पर हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और एक दिन इस देश को जरूर आज़ादी दिलाएंगे। तो उसी भावना को चेंज करने का काम इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया। भारतीय संस्कृति की बौद्धिक व्याख्या ऐसा करवा सकने की क्षमता रखती है और इसलिए उनके राम अवतारी राम नहीं और न ही वे कोई दिव्य संदेश पृथ्वीवासियों के लेकर आए हैं, बल्कि वे तो आदर्श मानव जो महान कार्य से धरती को स्वर्ग बनाने हैं। यानी कि जो आपका कविता है इनकी, मैं यहाँ संदेश नहीं राम का लाया, इस प्रकार की जो इनकी कविताएं हैं तो उसके अंदर वो एक राम को यहाँ धरती पर लाने की बात नहीं करते, बल्कि वे एक आदर्श मानव को यहाँ इस धरती पर लाना चाहते हैं। यानी कि लोगों को आदर्श, यानी कि लोगों के आदर्श को ऊंचा उठाना चाहते हैं ताकि वो इतने सक्षम हो जाए कि वो इस धरती को स्वर्ग बना दे। यानी कि अंग्रेजों ने इस धरती को, यानी कि इस भारत भूमि को गुलाम बनाया हुआ है और जिसके कारण ये क्या नरक बन गया है और इसे स्वर्ग बनाने के लिए लोगों को बौद्धिक रूप से जागरूक करने का कार्य इन्होंने किया, ताकि लोग बौद्धिक रूप से जागरूक होंगे तो इस नरक को वो स्वर्ग बना देंगे अपनी बुद्धि और अपनी ताकत के बल पर। तो ये काम इन्होंने किया बौद्धिकता में। ये एग्जाम्पल आपको दे रखे, लोक शिक्षा के लिए अवतार था जिसने लिया, निर्विकार निरह होकर नर सदृश्य कौतुक किया। तो ये इनकी कविताएं इन्होंने दी है, मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार बौद्धिक रूप से जागरूक करते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि मानवतावादी दृष्टिकोण। गुप्त जी गांधीवादी के प्रति गहरी आस्था थी। उन्होंने अपने काव्य में गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में बार बार प्रस्तुत किया, मानवीय संवेदना, अच्छा उदार भावना, सत्याग्रह, अहिंसा और अनेक सिद्धांतों का। और मानवतावादी यानी कि मानव ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि मानव को समाज में अच्छा समझा जाना चाहती है। एक मानवतावादी भावना, एक इंसानियत की भावना के दृष्टिकोण इनके काव्य को देखने को मिलता है। इन्होंने समाज नीच कहता है पर है ये भी तो प्राणी, इनमें मन है भाव है किंतु नहीं वैसी वाणी। वे मानवतावादी के उपासक थे, मानव मात्र का सुख चाहते थे। यानी कि वो कहते हैं कि इस प्रकार उस टाइम क्या था कि लोगों की जो मानसिकता क्या थी कि वो इस प्रकार के कार्य करें कि उनको स्वर्ग मिले, नरक मिले। लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों का खंडन किया है कि इन्होंने जोर दिया कि जो मानव है वर्तमान में, जो मानव अपना जीवन जी रहा है उसका मानव जीवन सुखी हो, इस पर बल दिया। और इसके लिए इन्होंने जाति पाति भेदभाव का विश्वास नहीं करते, जाति पाति को नहीं मानते
कि कहते हैं कि भगवान ने सभी को एक बनाया है, मानव को एक बनाया है, यानी कि सभी मानव को एक बनाया है। किसी को भगवान ने जाति पाति कोई धर्म नहीं बनाया है। तो इसलिए मानव को मानव की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ना कि किसी जाति या धर्म के नाम से उसे पहचाना जाना चाहिए, बल्कि उसे जिस प्रकार एक सभी को एक समान मानव बनाया है भगवान ने, किसी को अलग नहीं बनाया, तो उस प्रकार की भावना पर ये बल देते हैं और जातिवाद का विरोध करते हैं। जहाँ उन्होंने पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठाने के प्रयत्न किया, वहीं उन्हें धर्मों के प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट किया। काबा, करबला आदि उन्होंने मोहम्मद साहिब के प्रति श्रद्धा सुमन चढ़ाए, तो गुरुकुल सिख गुरु के प्रति भी अपना आस्था प्रकट किया। यानी कि सभी धर्म जो भी इन्होंने कहते हैं कि जाति पाति को नहीं मानते, लेकिन जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं वो अपने धर्म को अच्छी तरीके से माने, अपने धर्म के सभी नियमों का पालन करें और दूसरे धर्म की बुराई न करें, सभी धर्मों को समान माने और मानवता को विशेष स्थान इन्होंने दिया है। तो आगे हम देखते हैं कि नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है, यानी कि गुप्त जी ने अपने काव्य के माध्यम से पाठक के मन को छू लेने में सफलता प्राप्त की है। साकेत में उर्मिला के विरह से उन्होंने हृदय की पीड़ा से भर दिया है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। यशोधरा गौतम की पत्नी के विरह के वर्णन विषय में उन्होंने एक कथन दिया है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। यानी कि एक स्त्री की विरह पीड़ा का यहाँ वर्णन किया है, किस प्रकार की समाज में उसकी परिस्थितियाँ हैं, और उन सभी चीज़ों के बारे में अपनी एक दृष्टि इन्होंने अपने काव्य में डाली है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियाँ अगर आप लिख सकते हैं किसी भी दृष्टिकोण में, ना दृष्टिकोण में, तो महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में देखते हैं गांधीवादी विचारधारा। वो तो देखिए इनके अंदर, काव्य के अंदर है ही, क्योंकि राष्ट्रवादी कवि है और सत्य और अहिंसा के पालक है। तो गांधीवादी से विचार, गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे, तो उनसे रिलेटेड अपने काव्य के अंदर इन्होंने स्थान दिया है। गांधीवादी विचारधारा का भी इनके काव्य में आपको देखने को मिलती है। गुप्त जी पर गांधीवादी के प्रभाव स्पष्ट रूप से थे और उनके काव्य के बारे में बार बार मुखरित हुआ है कि अछोतर की बात करते हो तुम, कहीं अहिंसा की, राम वनवास की ओर प्रस्थान करने लगे थे, तो कवि ने अयोध्यावासियों से सत्याग्रह करवाया था कि वे उन्हें छोड़कर न जाए। तो इस प्रकार इनके काव्य में गांधीवादी विचार देखने को मिलती है। रस परिवाहक है, बहुत सारे रसों का इन्होंने प्रयोग किया है, वो भी आप देख लेना। तो और आगे आपकी कलानुसरण की क्षमता, ये सारी चीज़ें इनके काव्य के अंदर देखने को मिलती है। तो 10 नंबर का आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कर दीजिएगा शेयर और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये जीवन परिचय कैसा लगा। और धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।